सभी लोग और बच्चे हैं भी आगे से। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े? कितना पढ़े थे? संवेग पढ़े थे। संवेग में देखे थे कि संवेग क्या होता है। संवेग देखने के बाद संवेग से संबंधित परिभाषाएं देखी थी। मूल वर्ग कहता है कि जो उत्तेजना है वही संवेग है। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों का जो प्रकार अलग अलग डिफाइन किए हैं। हम लोगों ने देखा था मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्ति मानते हैं। इन्हीं के अनुसार जो है हमारी संवेदनाएं संवेग होते हैं। सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि हमारे मूल संवेग दो ही है, जीवन मूलक संवेग और मृत्यु मूलक संवेग। यानी कि उसको कह सकते हैं सामान्य शब्दों में पॉजिटिव संवेग और नेगेटिव संवेग। इन्हीं संवेगों में हम सारे संवेग को समाहित कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि जो अच्छे संवेग है वो पॉजिटिव में आएंगे, इन्हें कहेंगे हम जीवन मूलक संवेग, जिनसे जीवन में सृजनात्मकता होती है, वो सब जीवन मूलक संवेग में आएंगे, यानी कि पॉजिटिव संवेग। और जो नकारात्मक संवेग है उसमें विध्वंसात्मक कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, लड़ाई झगड़े करने वाला काम, यानी कि जो निंदनीय संवेग है उसे हम सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे। आप लोग जो जुड़े हैं इससे अपना माइक म्यूट करके रखेंगे। आप तो हमें सुन कर एडमिन कौन है? चलिए हम लोग देखते हैं, इधर ध्यान नहीं देते हैं। संवेग में हमने देखा था कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं और संवेगों की विशेषताएं देखी थी। संवेग में तीव्रता पाई जाती है, संवेग सर्वव्यापी होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। संवेग में मुख्यतः दो भाव काम करते हैं, व्यक्ति का सुख और दुख। दो भाव को ही इंगित करता है सारे संवेग, या तो सुखी व्यक्तित्व का जो है प्रेजेंटेशन करेगा या फिर दुखी व्यक्ति का सुख और दुख। इसके बाद हम लोग देखे थे सीखना। सीखना में हम लोग परिभाषाएं देखे थे कि सीखना होता क्या है, कि व्यवहार में कोई भी हमारा जो परिवर्तन है वो सीखना कहलाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में जो है परिवर्तन वही सीखना है? क्या फोर्ड था? ठीक है, सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। स्किनर इनको क्या बोलते हैं? बिल्ड, निर्माण बोलते हैं। जो हमारे सीखने से किसी प्रकार के हमारे व्यक्तित्व में जो निर्माण होता है वही सीखना है। इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सीखने से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी है। आप लोग एक बार रिपीट किया कीजिए कि इस लेसन से सीखना चैप्टर से सबसे ज्यादा परिभाषाएं आती है। परिभाषा आपको रटने हैं या फिर कीवर्ड में के रूप में याद करने हैं, रटने नहीं है। टेंटल तो लिखना नहीं है, किसने क्या कहा, मूल बातें याद रखनी है। आगे हम उसमें क्या देखे थे? सीखना से आगे सीखने की विशेषताएं देख रहे थे। सीखने की विशेषताएं में हम देख रहे थे कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना विवेकपूर्ण होता है। एक कथन ही लिखे गए, कई बार एग्जाम में आया है मर्सेल का। मर्सेल कहते हैं कि सीखने की असफलता, मर्सेल के अनुसार सीखने से संबंधित परिभाषा वो देते हुए कहते हैं, मर्सेल का कहना है कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। यानी कि सीखना क्या होता है? विवेकपूर्ण होता है। अगर हम किसी चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब है उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। सीखने की असफलता समझने की असफलता है।
मार्शल का कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। सीखना जो है व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। यानी कि हम व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जैसे कि आप अभी अपना सीख रहे हैं कोई भी विषय, हिंदी, मनोविज्ञान या फिर आपका मुख्य विषय, वो आप व्यक्तिगत सीख रहे हैं। लेकिन कुछ सीखना ऐसे होता है कि जो हम स्वयं के जीवन से अनुभव करके नहीं सीखते, बल्कि दूसरों से सीखते हैं। जैसे कि आपको देखते हैं और आपको देख के आपने देखा कि समाज में आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति जो आग को छू लेता है वो जल जाता है। यानी कि ये आपके व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, फिर भी आपने समाज से सीखा कि आग को छूने से कोई व्यक्ति जल सकता है। आपने बिजली के करंट में लोगों को छूते हुए देखा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं जब तक उसको पकड़ के नहीं देखूंगा, मेरा स्वयं का आत्म अनुभव नहीं रहेगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। हम दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। ये सामाजिक शिक्षा कहलाती है, यानी कि सामाजिक रूप से सीखना कहलाता है। यानी कि सीखना व्यक्तिगत रूप से भी होता है और सामाजिक रूप से भी होता है। सारी चीज़ें हम व्यक्तिगत अनुभव से नहीं सीख सकते। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सब चीज़ें स्वयं के अनुभव से ही सीखना चाहे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। हर चीज़ को स्वयं ट्राई करके देखेगा कि बोलेगा कि जहर है, इनको खाने से व्यक्ति मर जाता है, तो बोलेगा मैं अनुभव करके ही देखता हूँ, फिर अनुभव करने वाला ही नहीं बचेगा। तो हमारी सीखना जो है व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है। सारी चीज़ें हम स्वयं से नहीं सीखते, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। अब इसमें हम कुछ सिद्धांत देखते हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत देखते हैं जो सीखने से संबंधित है। थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, आप लोग हेडिंग डालेंगे, सीखने का सिद्धांत है क्या सर? प्रकार बोले थे, प्रकार सीखने का प्रकार, तो हम लोग उसी को ठीक है, हेडिंग बदल दीजिए, इसमें क्या है। ये जो सीखने के अलग अलग प्रकार है जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। थार्नडाइक के अनुसार सीखने का सिद्धांत, थार्नडाइक सीखने का सिद्धांत, बोलता सही हूँ लेकिन लिख गलत डालता हूँ कई बार, तो आप लोग ना सुन के ही लिखा कीजिए, उन पे ज्यादा भरोसा मत करिए। सीखने का सिद्धांत, ये जो थार्नडाइक थे ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था E.L. थार्नडाइक। E.L. इनका पूरा नाम क्या था नहीं पता, E.L. थार्नडाइक इनका पूरा नाम था। E.L. थार्नडाइक ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 1913 में एक एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा था। 1913 में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1913 में इसकी बुक आई थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी में कह सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इसी जो पुस्तक है इन्होंने अपने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1913 में ये बुक आई थी, पुस्तक आई थी, जिनका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। दोनों इस भाषाओं में आप लिख लेंगे, बाइलिंगुअल। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या कहा था, उनके क्या क्या विचार थे, इनको समझने के लिए पहले इनका प्रयोग देख लेते हैं। इन्होंने प्रयोग क्या किया था, उस प्रयोग को जब हम लोग समझ जाएंगे तो इनके जो सिद्धांत है, नियम है, उनको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। और सीधा अगर हम सिद्धांत की बातें करेंगे तो सिद्धांत जो है समझ नहीं आएगा। तो पहले हम सीखने का, जब उन्होंने सीखने से पहले सीखने का जो सिद्धांत दिया उससे संबंधित उन्होंने कई प्रयोग किए और उनके अधिकतर प्रयोग विभिन्न प्रकार के जानवरों पे होते थे, यानी कि कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के जानवरों पर वो प्रयोग करते थे। तो अभी हम उनका देखते हैं कि बिल्ली पे उन्होंने एक प्रयोग किया था। उनके प्रयोग को समझते हैं। प्रयोग को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उन पर चिंतन करेंगे स्वयं से, इससे क्या क्या नियम वो प्रतिपादित कर सकते हैं। उस प्रयोग से ही उन्होंने बहुत सारे नियम निकाले थे कि ऐसा होता है। उनका प्रयोग था, आप लोग पिछले कक्षाओं में बीएड में पढ़े होंगे कि एक पिंजरा था। हाँ? एक पिंजरा था, इस पिंजरे में उन्होंने बिल्ली को कैद कर दिया था। बिल्ली कुछ ऐसा पाले था, इस बिल्ली को बंद कर दिया था। वो बिल्ली बहुत भूखी थी। बिल्ली के सामने कुछ खाने के लिए सामान लाया गया, यानी कि भोजन लाई गई।
बिल्ली बहुत भूखी थी और इस जो पिंजरे में है, इस पिंजरे में खटका एक बटन था, एक बटन जिसे खटका कहा गया है। इस बटन के दबते ही ये जो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। तो जो बिल्ली भूखी थी बहुत देर तक भूख से बिलबिलाती रही या तिलबिलाती रही, इधर उधर हाथ पैर मारती रही, बाहर निकलने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर तक तड़पती रही। अचानक से उनका पैर इस बटन में पड़ा और दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल आई और उनको भोजन मिल गया। फिर थाना डाइट ने क्या किया, उस बिल्ली को फिर से अंदर कर दिया और यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। इसके कारण बार बार बिल्ली के एक निश्चित स्थान में पैर पड़ने से, दरवाजा खुलने से बिल्ली यह समझ गई थी कि किसी निश्चित स्थान पर ही मैं पैर रखता हूँ तो ये दरवाजा खुल जाता है और मुझे भोजन मिल जाता है। तो इसमें थाना डाइट ने भोजन को क्या कहा, उद्दीपक, यानी कि ये वह उद्दीपक है जो उनके मन को उद्दीप्त करता है, यानी कि उन्हें खाने के लिए प्रेरित करता है। इसे अंग्रेजी में स्टिमुलस कहा जाता है। और जो इनकी अनुक्रिया है, बार बार से निकलने के लिए जो बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करता है, रिस्पांस कहा जाता है, रिस्पांस कह सकते हैं अनुक्रिया को अंग्रेजी में, रिस्पांस। तो थाना डाइक ने अपने प्रयोग में यह बताया कि किसी कार्य को अगर बार बार हम करते हैं तो शुरू में हम गलती करते हैं और बाद में सही काम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आर और एस का संबंध बताया कि रिस्पांस और स्टिमुलस के अलग अलग अनुक्रिया और उद्दीपक का संबंध है, और संबंध को उन्होंने बॉन्डिंग कहा, यानी कि दोनों के बीच एक संबंध है, बॉन्डिंग है, जिसके कारण से सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर भी कई प्रकार की क्रियाएं करना सीख जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कई तरह के जो है विभिन्न अपने सिद्धांत से संबंधित नियम बनाए। जो थाना डाइक का नियम है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसमें आर एस का संबंध है तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। बिल्ली जो है पहले गलती करती है, उसके बाद सही काम करना सीखती है, इसलिए इसे भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। नाम लिख लेंगे, अलग अलग नाम इनका आता है एग्जाम में। यह जो नियम है उसे थाना डाइक का संबंधवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने अनुक्रिया और उद्दीपक का संबंध बताया है। क्या कहते हैं? थाना डाइक का संबंधवाद, कनेक्शनिज्म, थाना डाइक का संबंधवाद, और इन्हें कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर संबंधवाद का सिद्धांत कहें तो समझ जाइए वो थाना डाइक का सिद्धांत है। अगर थाना डाइक का संबंधवाद कहा जाए तो इसी की ही बात होती है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध है आपस में, तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें बिल्ली ने कोई निश्चित काम करना सीखा, इसलिए इन्हें सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो है थाना डाइक। सीखने का सिद्धांत, क्योंकि ऐसे कुछ नया काम करना सीखी वो। अब जैसे ही बिल्ली को अंदर डाला जाता है पिंजरे में, सीधा बटन दबाती है और वो बाहर आ जाती है। सीखने का सिद्धांत, भूल एवं गलती से सीखा, इसलिए इनको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड इरर थ्योरी। इतने सारे इस सिद्धांत के नाम हैं अलग अलग, और सिद्धांत एक ही है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थाना डाइक स्वयं अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कुछ बातें कहते हैं, वो लिख लेंगे। क्या कहता है इस संबंध में वो, व्यक्ति भविष्य में, थाना डाइक स्वयं अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है मेरा सिद्धांत। में कहते हैं कि व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तब वह उससे संबंधित व्यक्ति भविष्य में उद्दीपक का अनुभव करता है, उसी उद्दीपक का अनुभव करता है, तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार का प्रतिक्रिया करता है। यानी कि अब उन्हें बार बार भूख लगेगी तो वही करेगा, सीधा बटन दबाएगा और बाहर आ जाएगा।
यानी कि एक गलती से इन्होंने सीख लिया कि किस तरह से भूख लगने पे बटन दबाए के बाहर आया जा सकता है, उसी प्रकार का प्रतिक्रिया करता है। भूख जो है, भोजन जो है उनके लिए उद्दीपक है जो उनके मन को बार बार उद्दीपित करते हैं। अनुक्रिया क्या है? बाहर निकलने की का प्रयत्न। थार्मोडाइक के सिद्धांत को समझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक अच्छे से अपना परिभाषा देते हैं। इनका नाम है पिग एवं हंट। पिग एवं हंट, शिकार वाला हंट। इनका कहना है कि सीखने की प्रक्रिया में बिग एवं हंट का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, एकदम सरल से परिभाषा है इनका कहना है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, या मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, या मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, या शारीरिक क्रिया से शारीरिक क्रिया से समझ पाया। शुरू से लिखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में वो याद आता है अक्षय कुमार, मैंने बहुत जोड़ा घटाया, गुना काट किया, भागा काट के, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुना काट के, फिर भागा काट के, तब जाके मुझे समझ आया। ऐसा कहा था इसे। तो ये भाषा भी ऐसी गोल गोल है, बातें एकदम सीधी है। ये कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, ठीक है, या उसके बाद लिखेंगे या, पहले आप लिख पाए शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, अब इसके बाद लिखेंगे या मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, फिर लिखेंगे या मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, फिर लिखना है या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से। संबंध होना आवश्यक है, यानी कि किसी भी एक क्रिया का दूसरे क्रिया से संबंध होना आवश्यक है, सीधी सीधी बात में। इसलिए शॉर्टकट में मैंने लिखा था शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, मानसिक का मानसिक से, शारीरिक से संबंध होना आवश्यक है। इसी तरह के प्रयोग से हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सीखते हुए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, बचपन में उन्हें चलना नहीं आता, पहले 2 कदम चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, यानी कि धीरे धीरे वो चलना सीखता है। छोटा बालक इसी तरह से बोलना भी सीखता है। जूते के जो है लेस बांधना, पहले पहले उल्टे उल्टे बांध देते हैं, फिर सही बांधना सीखते हैं। बचपन में बच्चों को किस पैर के जूते या किस पैर की चप्पल को किस पैर में पहनना है ये भी नहीं पता रहता। धीरे धीरे वो अभ्यास, प्रयत्न या भूल के सिद्धांत से सीखता है कि कैसे जो है सही काम किया जाना है। सिर्फ बच्चे नहीं, वयस्क भी इस तरह की कई क्रियाएं सीखते हैं, जैसे कि ड्राइविंग करना, और जैसे गले की जो है टाई बांधना। कितने लोगों को आता है? नहीं आता। तो प्रयत्न हम भूल से ही सीखेंगे। पहले पहले गलत फंस सकते हैं कि गले को कैसे सीखते। तो जीवन में हम कई चीजें इस सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे, और 3 मुख्य सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने इनके सहायक 5 और गौण सिद्धांत दिए थे। इनके सहायक को हम गौण कह सकते हैं। तो देखेंगे ये क्या क्या सिद्धांत दिए थे। पहले इन सिद्धांतों के नाम लिख लेंगे। अब नाम लिखने के बाद एक एक करके सबको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थार्मोडाइक का सीखने से संबंधित मुख्य नियम लिखेंगे। थार्मोडाइक का सीखने से संबंधित मुख्य नियम। दो भाग में हम ऐसे बांट लेंगे। एक साइड रहेगा मुख्य नियम और एक साइड रहेगा गौण या सहायक नियम। मुख्य नियम और दूसरे साइड रहेगा गौण यानी कि सहायक। इन्हीं मुख्य नियमों के सहायक नियम। एग्जाम में सीधे सीधे नाम नहीं पूछा जाता है कि थार्मोडाइक ने मुख्य के सिद्धांत 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं, तो इनमें से कौन उनके मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है। पहला नाम लिखेंगे तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता का नियम पहला है, तत्परता का नियम पहला उनका सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस।
एक्सरसाइज कहेंगे इसको, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या प्रैक्टिस जो बार बार करते हैं। और तीसरा इनका नियम था अभ्यास का नियम। सॉरी, तीसरा है इनका पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तीन मुख्य नियम दिए थे इन्होंने। इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, तीन मुख्य सिद्धांत दिए थे। और इनके साथ ही साथ इन्होंने 5 और गौण सिद्धांत दिए थे। उनके भी नाम लिख लेंगे। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिकता का नियम, लॉ ऑफ मेंटेलिटी, मानसिकता का नियम। उनके बाद लिखेंगे आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि पार्टली लॉ ऑफ पार्टली पार्ट, आंशिक क्रिया, पार्ट्सली यानी कि पार्ट, उनके पार्ट में बटने वाला पार्ट, लॉ ऑफ पार्टली, आंशिक क्रिया का नियम। इनके बाद ये कहते हैं चौथा नियम है इनका सादृश्य, सादृश्य क्रिया का नियम या सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया या समानता का नियम कह सकते हैं सीधे शब्दों में हम। सादृश्य यानी कि समान, या आप सादृश्य कहिए या समान कहिए, सादृश्य या समान अनुक्रिया का नियम। सादृश्य या समान अनुक्रिया का नियम यानी कि जो सिमिलैरिटी होती है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, एक जैसा। आगे है इनका साहचर्य स्थानांतरण का नियम। पांचवा जो नियम है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, साहचर्य स्थानांतरण, साहचर्य स्थानांतरण का नियम यानी कि कोई आगे करके देखेंगे हम इसे, लॉ ऑफ एसोसिएट थ्योरी कहा जाता है। पहले हम देखते हैं कि जो मुख्य नियम है इससे संबंधित उन्होंने कुछ बातें कही थी। इनका कहना था कि जो है सीखना जो है निरंतर चलता है। लिखेंगे विशेषता में सीखने से संबंधित कुछ बातें बताई थी। इनका कहना था कि सीखना जो है निरंतर चलता है। ये विशेषता बना के, हाँ, मैं जब कॉलेज में था उस टाइम एमए में, तब हमारे एक सर थे बाकी बिहार स्कूल सर। उस समय वो उनका एज लगभग 74-75 साल थे और वो कॉलेज से रिटायर्ड होके बिलासपुर में गए। पूर्व महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति है उनके अध्यक्ष थे। तो खाली समय में जीवन भर पढ़ाए थे, उनको पूरा 40 साल का जीवन सिर्फ पढ़ाने में निकला था। तो खाली बैठे रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, बीच में कॉलेज पढ़ाने आ जाते थे। और पढ़ाने के लिए जब भी क्लास में आते थे लगातार 4 घंटे तक पढ़ा देते थे और खड़े खड़े। और उनकी उस समय आयु 75 साल, 74-75 साल। और उनके लिए बस 3-4 बॉटल पानी रखा रहता था। इतना पानी पीते थे, इतना पानी पीते थे कि लगभग 2-3 बॉटल तो खत्म ही हो जाता था। और 2-3 गिलास में हमेशा डाल डाल के सामने में जो बच्चे बैठे रहते थे उनका 1-2 काम था लिखना और उनके बॉटल बनाना। तो उनके लिए पानी बनाते रहते थे बीच बीच में। मुझे भी मतलब इतना लेकिन प्यास नहीं लगता, लेकिन लगता है। आगे देखते हैं क्या क्या इनके नियम हैं। नियम से संबंधित बातें इनकी विशेषताएं में है। पहले क्या बताया कि जो है सीखना जो है निरंतर चलता है। और इनका यह मानना है कि सीखना सिर्फ मनुष्य नहीं सीखते, अन्य प्राणी भी सीखते हैं। यानी कि इन्होंने जानवरों पे प्रयोग किया, बिल्ली पे, कुत्ते पे। तो इन्होंने ये विशेषता बताई कि मनुष्य नहीं सीखता, जानवर भी सीखते हैं। इनका मानना था कि सीखना जो है क्रमोत्तर होता है, स्टेप बाय स्टेप। एकाएक हम नहीं सीख सकते और नहीं हम सूझपूर्ण सीखते हैं। सूझपूर्ण सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, कोल्हर या कोहलर ने। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह सकते हैं। लेकिन इनका यह मानना था कि हम सूझ या अंतर्दृष्टि से नहीं सीखते,
बार बार प्रयत्न से सीखते हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। सीखना हमारे चिंतन या मनन का प्रतिफल नहीं है, हम प्रयत्न एवं भूल से सीखते हैं, इनका मानना था। सर कोहलर ने क्या दिया बताइएगा। कोहलर ने यह कहा था कि हम अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। उन्होंने एक चिंपांजी या वन मानुष पे प्रयोग किया था। उनके सामने कुछ केले रख दिए थे, तो डंडे के सहारे से उनको वो ले आता था। 6 वन मानुष थे, उनका एक का नाम था सुल्तान। तो 1913 से 18 तक एक प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग में उन्होंने यह देखा कि जो है बुद्धिशील प्राणी है वो अपनी सूझ एवं अंतर्दृष्टि से भी सीखता है। तो चिंपांजी थोड़े अन्य प्राणियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिशील होते हैं, इसलिए उन पर प्रयोग किया गया था। हम पहले देखते हैं थार्नाडाइक का नियम। तत्परता का नियम पहले देखते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि मुख्य नियमों में थार्नाडाइक का सबसे प्रथम नियम कौन है। तो संख्या भी इस तरह से पूछ लेते हैं कि तत्परता के नियम, इससे संबंधित प्रश्न आया था। तत्परता का नियम यह है कि किसी भी कार्य को अगर सीखने के लिए हम तत्पर होते हैं तो उस कार्य को हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, शीघ्र। अगर किसी कार्य को अगर सीखने के लिए हम तत्पर नहीं हैं, जबरदस्ती अगर इस क्लास में किसी को बैठा दिया जाए तो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं सीखना। अगर कोई बाहर का यहाँ घूमने फिरने वाला कोई आदमी हो और ये सोच के बैठ जाए कि लेते बोला कैसे सिखा दें, तो आप उसको सिखाया ही नहीं सकते। कहते हैं कि किसी सोए हुए को आप जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई जाग के सोने का अभिनय कर रहा हो तो कैसे जगाओगे उसे, तो जागा ही हुआ है। यानी कि तत्पर है अगर सीखने के लिए कोई व्यक्ति, तभी आप उसे सिखा सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन यह है, कंडीशन लिखेंगे तत्परता के नियम में 3 कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है और उसे कोई सिखाने वाला मिल जाए तो तुरंत सीख जाता है और उसे संतोष की प्राप्ति होती है। पहला कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है और उन्हें सिखाने वाला नहीं मिलता तब उन्हें बहुत खीज होती है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान के टीचर नहीं आ रहे थे तो आपके मन में खीज हो रही थी, आप सीखना चाहते थे लेकिन कोई सिखाने वाला था ही नहीं, तो मन में खीज हो रही थी। खीज। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, फर्स्ट कंडीशन यह है कि कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहता है, अगर कोई उन्हें सिखाने वाला मिल जाए, दोनों अगर गुड रहे तब उन्हें संतोष की प्राप्ति होगी। अगर कोई सीखना चाहता है, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर कोई सीखना चाहता है, अगर कोई इसे सिखाने वाला न मिले, तत्परता है उनमें, अगर कोई सिखाने वाला न मिले तो उन्हें खींच होगी। तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति सीखना नहीं चाहता और उन्हें कोई सिखाना चाहता है, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, अगर आपको लगातार 10-12 क्लास लगा दिया जाए तो भी आपको क्या होगी, खींच पैदा होगी। तो इस तत्परता के नियम में 3 कंडीशन होते हैं। पहले में अगर कोई व्यक्ति, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको कोई सिखाने वाला मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा, संतोष मिलेगा, चलो कोई सिखा तो रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर सिखाने वाला ना मिले तो स्वाभाविक बात है खींच होगी, कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है। तीसरा कंडीशन यह कहता है कि कोई सीखना चाहता ही नहीं है, जबरदस्ती उनको कोई सिखा रहा है तो भी उन्हें खींच होगी। ठीक लगना ऐसा कहो आप, यानी कि एकदम असंतोष होगी कह सकते हैं। एक में संतोष, एक में असंतोष उब जाएगा वो। ये हो गया तत्परता का नियम, यानी कि किसी भी कार्य को अगर हम सीखने के लिए बहुत तत्पर है तो उसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर तत्पर ही नहीं है सीखने के लिए तो नहीं सीख सकते। दूसरा नियम है अभ्यास का। अभ्यास का नियम यह कहता है कि किसी भी उद्दीपक को या उद्दीपक के प्रति अगर हम बार बार अनुक्रिया करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम पारंगत हो जाते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इनको हटा दें। तो ऐसे कहे कि अगर कोई भी कार्य है, अगर हम उसे बार बार करते हैं तो उस कार्य को करने में हम कुशल हो जाते हैं। कोई भी कार्य, अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई गाना गाना सीखना चाहते हैं या कोई भी अनुक्रिया जो जीवन में आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें बार बार करते हैं तो उसमें आप कुशल हो जाते हैं। ये कहते हैं अभ्यास का नियम। जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान और रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। अगर इस कठोर
पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। तो हमारा जो बुद्धि है, दिमाग है, चेतना है, वो तो एकदम सचेत है, जागरूक है। उसमें तो लकीर क्या, कुछ भी पैदा किया जा सकता है। तो अभ्यास का नियम यह कहता है कि किसी कार्य को अगर हम बार-बार करें, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति हम बार-बार अनुक्रिया करें, तो उस कार्य को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन हैं, एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग यानी कि यूज़ और अनुप्रयोग यानी कि डिसयूज़। अगर किसी कार्य को हम नहीं करते, उपयोग का नियम यह कहता है कि अगर किसी सीखे हुए ज्ञान को आपने जैसे इंग्लिश सीख ली या मैथ सीख ली, बार-बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्ञान बना रहेगा। अगर आपने किसी ज्ञान को सीख लिया और उसे आप करना छोड़ दिए, तो धीरे-धीरे चीज़ें भूल जाती हैं। एक समय था जब मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता था। अब गिटार को मैं 10-12 साल हो गए देखना तो दूर, छूना तो दूर, देखा भी नहीं। अब आप कहेंगे कि सरगम में हाथ रखो तो हाथ सरगम में जाएँगे ही नहीं। उसमें भी सारेगामापधनिसा होते हैं, सारे जैसे सारे वाद्य यंत्र में होते हैं। तो ये आपका अभ्यास करिए, उसमें काम करता है कि आप किसी कार्य को अगर बार-बार करते रहे, तो आपको उसमें कुशलता आ जाएगी। अगर आप उस सीखे हुए ज्ञान को भी भूल जाएँगे, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि उस बिल्ली को बार-बार वो प्रयत्न करके सीख गया, अब उसी बिल्ली को 1 साल पिंजरे में बंद न किया जाए, वो भूल जाएगा कि इस बटन को दबाने से मैं बाहर निकलता था। ये सारे नियम उनके इस प्रयोग से ही आए हैं। सीखे हुए ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तीसरा नियम कहता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह कहता है कि अगर बालक को किसी कार्य को करने से, इस प्रभाव के नियम का एक और नाम है, इसका नाम लिख लेंगे संतोष और असंतोष का नियम। संतोष और असंतोष का नियम। संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है इसे। यानी कि जैसे कोई बालक है, बचपन में अगर कोई वो बहुत अच्छा काम करे, कोई अच्छा सा काम करे थे, कोई अच्छा किसी का बच्चा जैसे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वाह बेटा तुम तो सचिन तेंदुलकर से भी आगे जाओगे, इस तरह से अगर उसे हम प्रोत्साहन देते तो उन्हें क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा। हो सकता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। अगर कि बच्चा चोरी करने लगे, अगर हम उसे डांट दें अच्छे से कि ये काम बहुत गलत है, कैसे दुष्ट आदमी हो आप, तो वो काम को फिर दोबारा नहीं करेगा। उससे उसे असंतोष होगी कि मैंने क्या कर दिया। बालक के लिए बालक जब छोटा होता है तो उसके लिए कोई अच्छा या बुरा जैसा चीज़ नहीं रहता, सारी चीज़ उनके लिए अच्छे हैं। वो समाज में ही रह के सीखता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ये उनके प्रोत्साहन से ही सीखता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए आप उसे प्रोत्साहित करोगे तो कार्य को बार बार करेगा, उसे संतोष मिलेगी। यह भी यानी कि प्रभाव है, इफेक्ट है बच्चे के ऊपर। अगर उसे उस कार्य को मिलने से अगर उसे बार बार डांटा जाए, जैसे कोई बालक जो है स्कूल से भाग जाता है, अगर आप उससे कहें बहुत अच्छा है आप रोज आ जाया करो, क्या करोगे स्कूल में रह के, तो वैसे ही सीख जाएगा स्कूल से भागना। अगर उसे डांटेंगे कि ये गलत काम है, समाज या आसपास के पड़ोस के उनके शिक्षक या परिवार के सदस्य उनको डांटेंगे तो वो काम करना छोड़ देगा। यानी कि वह काम जिसे करने में हमें संतोष मिलता है, उस कार्य को हम बार बार करना चाहते हैं, तो वह कार्य जिसे करने से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, दुख मिलता है, उस काम को हम करना नहीं चाहते। जैसे कि उस बटन में बिल्ली क्यों पैर रख रही थी, क्योंकि वो बाहर आ रही थी, उनको भोजन मिल रहा था। अगर उस बटन में उनको पैर रखने से दरवाजा नहीं खुलता तो क्यों रखती? ये प्रभाव का नियम है इनके लिए। ठीक है, 3 नियम ये मुख्य नियम है। अब देखेंगे गौण नियम। ये जो गौण नियम है ये मुख्य नियम के सहायक नियम है, इन्हीं के ही सहायक नियम है, कोई अलग से। और बहु अनुक्रिया का नियम यह कहता है कि मल्टीपल हम वो करते हैं, रिस्पांस करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यह नियम बहु अनुक्रिया नियम प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर ही आधारित है कि हम किसी कार्य को बार बार करके देखते हैं और एक बार गलती से हम सही काम कर लेते हैं तो फिर हम सही काम करना सीख जाते हैं। यानी कि हमने बहुत सारे काम करके देखे, जैसे कि कोई दोस्त आपका अपना मोबाइल आपके पास छोड़ के चला गया, आपने देखा कि इसमें पैटर्न अलग है। अब आपके दिमाग की बत्ती चली, सोचे उसका नाम तो एस से शुरू होता है, एस बना के देखता हूँ, एस नहीं बना। फिर याद आया उनकी गर्लफ्रेंड का नाम तो एल से शुरू होता है, एल बना के देखते हैं, एल लग गया।
अपने प्रयास एवं भूल से क्या सीखी? बहु अनुक्रिया से उनके पासवर्ड को खोलना। यही है बहु अनुक्रिया क्रिया। हम बार बार कोई काम करते हैं और हम गलती से करते 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 एक सही रास्ते मिल जाता है, फिर हम वो काम सही काम करना सीख जाते हैं। बहु अनुक्रिया करना, मल्टीपल एक्टिविटीज कह सकते हैं इसे। ये आप किस नियम पर आधारित है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर। दूसरा सिद्धांत है मानसिकता का नियम, मेंटेलिटी। कई बार बालक जो है इनकी कुछ विशेषताएं लिख लेंगे मानसिकता के नियम में। अपने थकान लिखेंगे, थकान, निद्रा या किसी भावना या आकांक्षा, के कारण, यानी कि मन के ही अलग अलग भावों के कारण किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता, मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता, तब हम उस कार्य को करने के लिए उसे नहीं सिखा पा रहे हैं। यानी कि मेंटेलिटी का नियम यह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने के लिए तैयार है मन से, अगर कोई बालक स्वयं से सीखने के लिए तत्पर है, ये तत्परता के नियम पर ही आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति, यह जो नियम है तत्परता के नियम पर ही आधारित है, मानसिकता का नियम। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मन से तैयार है, तत्पर है, तो उस कार्य को बहुत आसानी से सीख लेगा। अगर वो मन से तैयार ही नहीं है, जबरदस्ती उनको सिखाया जा रहा है, उनकी मेंटेलिटी है ही नहीं, वो बनना चाहता है डॉक्टर और आप उसे बनाना चाहते हैं वकील, कहाँ से उनका मन लगेगा फिर वो कार्य करने के लिए? अमेरिका में एक डॉक्टर थी और वो बहुत बड़े सर्जन थे, यानी कि अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर थे। उनके जैसा कोई सर्जन नहीं था, यानी कि उनके जीवन में ऐसा कोई काम आया नहीं था सर्जरी से संबंधित जो असफल हुआ हो। सारे उसके ऑपरेशन सफल होते थे। देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके पहचान के थे। जब उनके रिटायरमेंट का समय आया तो एक बहुत बड़ी दावत रखी गई, पार्टी रखी गई। सब बड़े बड़े लोग आए थे, नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग। अचानक से उनके एक मित्र ने, पुराने मित्र ने कहा कि आज आपके इस कार्य से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब आप आगे का जीवन अपने ढंग से जिएंगे, तो चलो इस जश्न को मनाने के लिए कुछ नाच गा लेते हैं, कुछ म्यूजिक हुआ जाए। तो म्यूजिक चालू किया और डांस करना शुरू किया, नाचना शुरू किए कि उनका जो डॉक्टर मित्र था वो फपक के रोना शुरू कर दिया। तो उनके मित्र ने पूछा कि आप इतने अच्छे सिनेमा माहौल में रो क्यों रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि क्या करूं, जब मैं छोटा था तो मैं एक बहुत बड़ा नर्तक बनना चाहता था, डांसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मैंने अपना ये इच्छा, नर्तक बनने की इच्छा, पूरे जीवन भर अपने मन में पाल के रखी और कभी मैं एक अच्छा नर्तक नहीं बन सका। आज मैं कितना भी बड़ा ऑपरेशन कर लूं, मेरे मन में यही इच्छा रहती है कि मैं एक नर्तक बनूं, काश मैं नर्तक रह पाता। तो इसमें यह होता है कि अगर आदमी किसी क्षेत्र में अगर सफल भी हो जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके मन में एक कुंठा भरी रहती है कि मैं ये होना चाहता था। तो शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि बालक की हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनकी रुचि, उनकी इच्छाओं, उनकी अभिवृत्तियों के अनुकूल उनको उन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाएं, अभिप्रेरित करें। तो मानसिकता का नियम यह कहता है कि आप विद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, पहले ऐसी मानसिकता तैयार करें कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरी तरह जोक सुना सकते हैं, योग की क्लास कर सकते हैं आप, क्लास करने के पहले 5 मिनट योग करा सकते हैं। तो ये मानसिकता का नियम यह कहता है कि अगर मानसिक स्थिति उनकी सीखने के लिए तत्पर है तभी आप उसे कुछ सिखा पाएंगे। अगर कोई आपके सामने अपना बर्तन इस तरह से रखा है तभी आप उसमें कुछ डाल सकते हैं। अगर वो पलट के रख दे, जा नहीं सीखूंगा, क्या सिखाओगे? ठीक है। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि बच्चे की किसी विषय में असफलता उनका किसी पूर्ण विषय में असफलता नहीं है, बल्कि विषय के किसी एक पक्ष में ही असफलता है। आंशिक क्रिया का यह नियम यह कहता है कि बच्चे का किसी विषय में असफलता पूर्ण विषय में असफलता नहीं है, बल्कि विषय के किसी एक पक्ष में असफलता है। मान लिया जाए अगर कोई एक बार थोड़ा धीरे से बोलिए। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि बच्चे की किसी एक विषय या एक क्रिया में असफलता पूर्ण विषय में असफलता नहीं, बल्कि किसी एक ही पक्ष में असफलता है। आंशिक क्रिया यानी कि
छोटा सा असफलता। असफलता को असफलता की तरह नहीं देखता, यानी कि कोई उनकी प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं है, बल्कि उनके एक पक्ष के प्रति है। इसे ऐसे उदाहरण से समझेंगे कि अगर कोई बालक गणित का लघुत्तम समापवर्तक के सवाल उन्हें सॉल्व करने नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यह कह दें कि इस बच्चे को गणित ही नहीं आता। हो सकता है कि गणित की किसी एक विधा को वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब तो कर लेता है। तो ये सब का उनके में होना यह दिखाता है कि ये पूरे पाठ को नहीं सीख पा रहा है। आप नहीं कह सकते वो पाठ के किसी एक भाग को नहीं सीख पा रहा है, ये मानेंगे। इसलिए बालक अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसको किसी पाठ को टुकड़े टुकड़े में बांट के सिखाना चाहिए, जिससे वो समग्र ज्ञान को एक फिर से सीख पाए। जैसे कि हिंदी का कोई विद्यार्थी है और वो हिंदी की कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक इन सबको नहीं सीख पा रहा है, तो आप उनकी पाठ योजना तैयार करें और उस पाठ योजना के तहत उस इकाई को आप टुकड़े टुकड़े में बांट के पढ़ाएं। जैसे हम लेसन प्लान बनाते थे, तो लेसन प्लान बनाने के बाद क्या पूरा जो है टॉपिक एक ही बार में पढ़ा देते थे, उसे 2 भाग में बांटते थे। पहले 15 मिनट का होता था, फिर 15 मिनट का होता था। 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद 4-5 सवाल होते थे। तो हमने क्या किया, उसे अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ाया ताकि वो चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में सीख के एक साथ समग्र रूप से सीख सके। तो यहाँ यही नियम काम करता है, आंशिक क्रिया का नियम। वो बिल्ली भी अचानक से एक ही दिन में उसमें बटन दबाना नहीं सीखती थी, बार बार प्रयत्न से सीखती थी। तो ये मानता है कि हम किसी कार्य को धीरे धीरे करके सीखते हैं। इसके बाद है सादृश्य या समानता का नियम। सादृश्य या समानता का नियम यानी कि इसे सिमिलरिटी एक्टिविटीज का नियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यह नियम जो है ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर काम करता है। ज्ञात से अज्ञात यानी कि जीवन में अगर हम कोई चीज सीखे रहते हैं, उसी सीखे हुए ज्ञान का वैसी ही परिस्थिति आ जाने पर दूसरे जगह हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ये नियम काम करता है। क्या लिखेंगे, किसी सीखे हुए ज्ञान का जीवन में वैसी ही परिस्थिति आ जाने पर अपने पूर्व ज्ञान का जो प्रयोग करते हैं, तो वहाँ यह नियम काम करता है, सादृश्य या समानता के नियम। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, खेलते खेलते कुछ खेल रहा है, तभी एक चींटी आया और उनके पैर को काट दिया। वो एकदम से रोने लगा, इतने जोर से कभी उन्हें चींटी ने काटा भी नहीं था। और रोते हुए अपनी मम्मी के पास गया कि कोई कीड़ा मुझे काट लिया है। मम्मी ने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा था, बोरोप्लस लाया और लगा दिया। बच्चा एकदम खुश कि कोई दवाई लग गया। फिर अगर उनके जीवन में फिर ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें कोई चींटी अगर दोबारा चाहिए तो क्या करेगा, फिर वो बोरोप्लस ढूंढेगा कि बोरोप्लस लगाना है। हालांकि बोरोप्लस लगाने से चींटी का काटा हुआ ठीक नहीं होता है, लेकिन एक क्रिया जो अपने जीवन में उन्होंने सीखा, फिर वैसी ही परिस्थिति अगर उनके जीवन में दोबारा आती है तो वो उस अनुक्रिया को फिर से दोहराते हैं। जैसे बिल्ली के सामने आया था, बिल्ली को भूख लगी, फिर उन्होंने देखा कि इस बटन को दबाने से ही दरवाजा खुलता है। फिर भूख लगी, फिर बटन दबाया, फिर भूख लगी, फिर बटन दबाया। यानी कि सादृश्य या समानता का नियम यहाँ काम कर रहा है। एक बार की बात है, एक टोपी वाला था, वो टोपी बेचता था, मेरी तरह जिसे मैं पहना हूँ, और टोपी बेचता था। और एक दिन वो टोपी बेच रहा था। टोपी बेचते बेचते वो बहुत दूर निकल गया था, बहुत थक गया था, दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा कि आज बहुत टोपी बेच लिया हूँ, कुछ आराम किया जाए। और वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए, अपनी सारी टोपी वहाँ पे रख दी, और एक जो टोपी वो पहना था बस उनके सिर पे रह गया था, फिर आराम से सो गया। जब उनकी नींद खुली तब उन्होंने देखा कि सारी टोपी गायब। उन्होंने देखा कि कुछ बंदर उनकी सारी टोपियों को पहन के पेड़ पे चढ़ गए हैं। अब बंदर तो होते बड़े नगलची हैं, वो टोपी लगाया था, सब भी अपने सिर में वैसी टोपी लगा लिए थे। अब ये इस बंदर के पीछे दौड़े, तो बंदर डाल तो फिर में पात वाले हैं, उनको पकड़ पेड़ों में पकड़ पाना तो क्या कहें, जमीन में भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो बड़ा परेशान हो गया। फिर उन्हें एक युक्ति सूझी, ये बड़े नगलची होते हैं। फिर उन्हें अपना टोपी निकाला, जमीन पर पटक दिया। सारे बंदरों ने भी उनकी नकल की, उन्होंने भी अपना टोपी निकाला और वही भी पटक दिया। फिर उस टोपी वाले ने सारी टोपियाँ इकट्ठी की और अपने घर आ गए। आने के बाद उन्होंने यह सारा वृत्तांत अपने परिवार वालों को सुनाया कि आज तो मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया था, सारी टोपी बंदर ले गए थे, ले दे के मैं सारी टोपियाँ इकट्ठी करके लाया हूँ। ये कहानी बीत गई, बहुत दिन बीत गए।
अब यही काम, टोपी बेचने का काम उनका बेटा करने लगा। अब वो भी दिन रात टोपी बेचता और जो भी उनको जीवन यापन से हो पाता वो चलाता था। एक दिन वैसे ही उनके भी साथ हुआ, वो भी काम करते करते थक गया था, पेड़ के नीचे सोया था, सारे बंदर उनकी भी टोपी ले गए। फिर उन्हें याद आया कि पिताजी ने इस समस्या से किस तरह से निजात पाई थी, क्या युक्ति अपनाई थी। उन्होंने भी वही किया, अपनी टोपी निकाली और पटक दिए। यानी कि उसका सादृश्य था, करिए यहाँ काम कर रहा था, लेकिन बंदरों ने टोपी निकाल के नहीं फेंकी। बंदरों ने टोपी निकाल के क्यों नहीं फेंकी? एक बंदर फिर उनसे बोला कि तुम्हारे ही पिताजी ने नहीं सिखाया है, हमारे पिताजी जी भी सिखा के गए हैं। तो सादृश्यता के लिए यह होता है कि एक गलती अगर हम करते हैं या कुछ नई चीज सीखते हैं, उसी ज्ञान को अगर हम दूसरे जगह इंस्टॉल कर दें, अप्लाई कर दें, वो कहलाता है सादृश्यता का नियम। अगर परिस्थिति वैसी ही रहे, उससे मिलती जुलती परिस्थिति रही तो। आगे है साहचर्य परिवर्तन का नियम या साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम यह कहता है, इसकी परिभाषा लिख लेंगे आप लोग, फिर समझेंगे। जो अनुक्रिया, पुस्तकों की भाषा थोड़ी कठिन रहती है। जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक, जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, बाद में उस उत्तेजना से संबंधित, उस उत्तेजना से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। बाद में उस उत्तेजना से संबंधित किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। जहां पर भी ये उद्दीपक अनुक्रिया आता होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होने लगता होगा कि क्या उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। इसे सामान्य शब्द में ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी ज्ञान या कोई भी क्रिया हम अभी सीखे हैं, अनुक्रिया हमने सीख ली, अब उससे संबंधित अगर उद्दीपक आएगा, परिस्थिति आएगी, जैसे कि पहली बार उस बिल्ली ने, जब उन्हें भूख लगी, भूख उनके लिए क्या था? उद्दीपक। बटन दबाना है उनके लिए क्या था? अनुक्रिया। तो उस उद्दीपक से उन्होंने यह अनुक्रिया सीख ली। यानी कि उनके जीवन में वैसी ही और कोई परिस्थिति आएगी, दूसरे पिंजरे में उनको डाल दिया जाएगा, तो सबसे पहले काम क्या करेगा? बटन ढूंढना शुरू करेगा। वो कहाँ गया बटन? हो सकता है कि उसमें बटन ही ना हो। तो वैसी ही अगर परिस्थिति हमारे जीवन में आए, उससे मिलती जुलती, तो हम वैसी ही अनुक्रिया करते हैं जो पहले हमने की थी, स्वाभाविक से होने लगता है। कितने लोग स्कूटी चलाते हैं और कितने लोग मोटरसाइकिल और स्कूटी दोनों चलाते हैं? एक दो बार चलाते हैं मोटरसाइकिल। जो लगातार मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, अगर उनको पहली बार स्कूटी चलाने के लिए दे दिया जाए तो उनके पैर नीचे जाएगा ब्रेक मारने के लिए, क्योंकि उनकी आदत है। तो अगर एक चीज हम सीख जाते हैं तो वही उनके अनुक्रिया बाद में होने लगती है उससे संबंधित कामों में। अब जैसे स्कूटी में अगर कोई पैर रखना शुरू करते हैं तो मोटरसाइकिल भी दे दो तो वही करेगा। यानी कि जो एक आदत है उससे संबंधित समान दूसरे क्रिया में वो भी वैसी परिस्थिति अपनाता है। जैसे कि अगर कोई तबला बजाने वाला हो, तबले का जो धुन वो होता है, बोल होते हैं तिरकिट धा तिन्ना, इसमें आपको स्वर निकालना है। अगर उनको ढोलक दे दिया जाए या फिर नाल दे दिया जाए, ये अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो जो गलती वो तबले पे करता था, वही त्रुटि वो फिर नाल और ढोलक में करता है, या उनको मांदर बजाने के लिए दे दिया जाए। अक्सर ये होता है, सारे वाद्य यंत्र एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब में बजाने के जो स्वर है वो बदल जाते हैं। तो अगर एक अनुक्रिया तबले में जो आपने स्वर सीखी, उससे थोड़ा डिफरेंस होता है ढोलक बजाने का काम। तो एक अनुक्रिया जो आप इसमें सीखी, आप मान लीजिए आप तबला बजाने में बहुत पारंगत हो गए, तो जिस तरह से आप बजाते हैं उसी तरह से आप उसको ढोलक के ढंग से बजाएंगे। अगर कोई इनका जानकार रहेगा तो एक तुरंत देख के बता सकता है कि ये ढोलक बजाने वाला नहीं, ये तबले बजाने वाला कलाकार है, इनको ऐसे ही बैठा दिया गया है करके। यानी कि जो गलती वो जिस लय से उसे बजा रहा था, उनका वो अभ्यास है बजाने का,
तो यानी कि जीवन में हम कुछ भी चीज एक बार सीख लेते हैं, उससे संबंधित समस्या आने पर वैसे ही हम क्रिया करते हैं, ये कहता है। यानी कि हमारे जो साहचर्य है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे। और थार्नडाइक के इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या क्या महत्व है, ये लिखेंगे। थार्नडाइक के इस सीखने का सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, क्या महत्व हो सकता है, बताएंगे आप लोग। शिक्षा में पहला इसका जो महत्व ये है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर हम उन्हें प्रोत्साहित करके कुछ नया चीज सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर बालक को प्रोत्साहित करके कुछ नया सीखने के लिए हम उसे प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता या दूसरा महत्व यह है कि हमने यह देखा कि उद्दीपक और अनुक्रिया से जो है व्यक्ति कार्य करना सीखता है, यानी कि एक ही कार्य को बार बार करने से वो सीखता है, यानी कि अभ्यास को महत्व दिया गया है। अगर बालक को किसी एक ही विधा की, एक ही शिक्षण प्रणाली का बार बार अभ्यास कराया जाए तो नवीन ज्ञान को सीखने में क्या हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा। यानी कि अभ्यास को महत्व लिख सकते हैं एक शब्द में। अभ्यास को महत्व, उद्दीपक अनुक्रिया का जितना अत्यधिक वो उपयोग करेगा, यानी कि किसी कार्य को जितना अत्यधिक संबंध होगा उतनी ही जल्दी उस कार्य को वो करने में कुशल हो जाएगा। अगर आप जैसे रोज रोज स्कूटी चलाते हैं, रोज मोटरसाइकिल चलाते हैं, बार बार वही काम करते हैं तो आसानी से जल्दी सीख जाएंगे। आज सीख लिए, फिर छोड़ दिए, फिर भूल जाएंगे। यह कहता है ये नियम। इसके साथ ही साथ इस जो सिद्धांत का यह महत्व है कि व्यक्ति स्वयं के प्रयास से सीखने के लिए तत्पर होता है। बालक जो है स्वयं के प्रयास से सीखने के लिए तत्पर होता है, यानी कि इनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुण विकसित किए जा सकते हैं, स्वयं से सीखेगा करके। यानी कि यह सिद्धांत व्यक्ति के करके सीखने पर बल देता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुण जो है विकसित होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में हम कई प्रकार के गामक कुशलता विकसित कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में हम कई प्रकार के गामक कुशलता को कहा जाता है मोटर स्किल, यानी कि गतिक कौशल, वह कौशल जो हमारे शरीर से आधारित हो, जैसे कि चित्र बनाना, संगीत सीखना, नृत्य सीखना, ये सारे हमारे गामक स्किल हैं, मोटर स्किल, जिसमें हमारा शरीर काम करता है बुद्धि के साथ साथ, उसे गामक क्रिया कहा जाता है। गामक या गतिक कौशल, मोटर स्किल। मोटर स्किल सीखने में इस सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कोई चित्रकारी सीख रहा है, नृत्य सीख रहा है, वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल में अगर आप स्टंट सीखना चाहते हैं तो बार बार ये करेंगे तभी सीख पाएंगे। यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है, यानी कि व्यक्ति जो है गलती करके ही सीखता है। प्रयत्न एवं भूल को महत्व दिया गया है। और एक तो लिखित सीखा ना कि करके सीखने पर बल दिया गया है। व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं सीखता है, इससे उसके आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ये सभी सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं हैं या महत्व है जो हमारी शिक्षा में हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे और में ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, नया चैप्टर बड़ा है। कल थोड़ा लंबा पढ़ा दूंगा। अभिप्रेरणा देखेंगे, बात अभिप्रेरणा सीखना, अभिप्रेरणा थोड़ा लंबा है।